नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड की। अब लार्ज कैप फंड जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत अच्छे रिटर्न्स हमको जनरेट करके नहीं देते हैं, लेकिन इनमें वोलेटिलिटी कम होती है। इसी कारण ये उन इन्वेस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर होते हैं जो कि शेयर मार्केट की और पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड्स की वोलेटिलिटी को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव उनको अपने एनएवी में नहीं चाहिए और इसके लिए वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है रिटर्न्स पर, लेकिन उनको एक कंसिस्टेंट और ठीक ठाक रिटर्न्स चाहिए अपने म्यूचुअल फंड से। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहता है। और उस लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ अच्छे फंड्स में से जो एक फंड है वो है निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड। यह फंड पिछले 14 साल से भी अधिक से मार्केट में है, करीब 15 साल से मार्केट में है और कंसिस्टेंटली अपने इंसेप्शन से इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इसने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स सभी टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क को और कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो फंड इतने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रहा है इतने लंबे समय से और हर टाइम फ्रेम में, तो वह एक बेहतर फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे इस फंड के रिटर्न्स की, रिस्क की और क्या इस फंड की संभावनाएं हैं आगे भविष्य में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देने की। तो जहां तक रिटर्न की बात है, तो जैसा मैं डिस्कस किया कि लार्ज कैप कैटेगरी में जितना रिटर्न्स रहता है उसके हिसाब से इसके रिटर्न्स काफी अच्छे हैं और इसने अपने सभी टाइम फ्रेम में आउट परफॉर्म किया हुआ है। कितने मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो कैटेगरी एवरेज जहां 26% था, वहीं फंड ने परफॉर्मेंस करके दिया है 28% का। 3 इयर्स में 16% कैटेगरी एवरेज, जबकि फंड का परफॉर्मेंस है 22% रिटर्न्स फंड ने जनरेट करके दिया है। काफी अच्छे मार्जिन से कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। 5 ईयर टाइम फ्रेम में भी जहाँ कैटेगरी ने परफॉर्म किया सिर्फ 18%, वहीं फंड का परफॉर्मेंस है 22%। और 10 ईयर के टाइम फ्रेम में भी कैटेगरी एवरेज है 14% और फंड ने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं 16%। अब 16% भी बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी के फंड के द्वारा, जो कि एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स देता है, बिना वोलेटिलिटी के रिटर्न देता है और इसमें आपको मानसिक शांति है। बहुत ज्यादा आपको उथल पुथल जो शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड की एनएवी में होती है उसको एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता। डाटा सजेस्ट करता है कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स जनरली 1 साल से अधिक रुक नहीं पाते हैं अपने फंड में मार्केट की वोलेटिलिटी के चलते। तो जब आप किसी स्मॉल कैप फंड में जाते हैं या माइक्रो कैप फंड में जाते हैं या मल्टी कैप में भी इवन जाते हैं, तो वहां पर आपको वोलेटिलिटी अधिक एक्सपीरियंस करने को मिलती है। रिटर्न्स जरूर वहां पर अच्छे मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वोलेटिलिटी जब मार्केट गिरता है तो लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और एग्जिट हो जाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। तो लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टर रहना और इन्वेस्टमेंट करके उसमें बने रहना ज्यादा आसान है किसी भी इन्वेस्टर के लिए इन कंपेरिजन ऑफ स्मॉल कैप और मिड कैप और मल्टी कैप फंड्स, क्योंकि वोलेटिलिटी के दौरान आप सोचते हैं कि हम ठीक है एक्सपीरियंस कर लेंगे, लेकिन जहां मार्केट गिरता है और कभी कभी मार्केट के डाउनफॉल के पीरियड बहुत लंबे हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 2-3 महीने में या 1-2 सप्ताह में ही मार्केट रिकवर कर जाए। कभी ये ईयर्स टुगेदर मार्केट डाउनफॉल में रहता है और उस समय जब स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स नीचे जाते हैं तो उनमें डाउनफॉल 40, 30, 50% तक का भी हो सकता है। और कंटिन्यूसली जब आपका पोर्टफोलियो अंडर प्रेशर रहता है फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उस इन्वेस्टमेंट में बने रहें, और जिसके चलते क्या होता है कि आप एग्जिट ले लेते हैं लॉस पर या बहुत कम प्रॉफिट पर। तो कुछ चीजें साइकोलॉजिकल होती हैं, कुछ चीजें आपको अपरेंटली अगर आप रिटर्न्स कंपैरिजन करने बैठे तो कोई बराबरी नहीं है स्मॉल कैप फंड्स और लार्ज कैप फंड्स के बीच में। बहुत अंतर होता है रिटर्न्स में और लॉन्ग टर्म में जाकर वो बहुत बड़ा अंतर डाल सकता है आपके वेल्थ जनरेशन पे, वेल्थ क्रिएशन पे। पर यहाँ आप अपने आप को खुद आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या आप ट्रूली इतना स्ट्रेंथ रखते हैं कि जब मार्केट में इस तरह की वोलेटिलिटी आएगी, जब आपका इन्वेस्टमेंट हाफ रह जाएगा घट के मार्केट वोलेटिलिटी के चलते, तो क्या आप उसमें बने रह पाएंगे, क्या आप उसको टॉलरेट कर पाएंगे? यह आपको खुद ही डिसीजन लेना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा हमको डाउन टर्न नहीं चाहिए, ड्रॉ डाउन नहीं चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में, तो लार्ज कैप फंड्स आपके लिए बेहतर चॉइस है और
पर निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आउटस्टैंडिंग फंड है अपनी कैटेगरी के फंड्स के बीच में। जहां तक रिस्क की बात करें तो बहुत ज्यादा रिस्क लेके यह फंड इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, बहुत ही प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड इसका पोर्टफोलियो है, इनफैक्ट ओवर डाइवर्सिफाइड इसका पोर्टफोलियो है। क्योंकि जहां लार्ज कैप कैटेगरी का जो कैटेगरी एवरेज है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का वो है 52, वहीं पर इस फंड ने डाइवर्सिफिकेशन करते हुए 71 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, जो कि ओवर डाइवर्सिफाइड फंड है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं तो आपके रिटर्न्स उससे निगेटिवली अफेक्ट होते हैं, और उसका खामियाजा इस फंड को भुगतना भी पड़ा है। पिछले साल इसके रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं रहे हैं अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड्स की तुलना में, जहां पर कि इसका जो मार्केट लीडर था ये, जहां 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स इसके रिटर्न्स में यह सबसे कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ था। अब यह इसकी पोजीशन 1 ईयर रिटर्न्स के मामले में देखें तो 7th पोजीशन आ गई है। हालांकि कैटेगरी में 10 ईयर जो लॉन्ग टर्म है और 7 ईयर 5 ईयर 3 ईयर सब में अभी भी इसकी कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन है रिटर्न्स के मामले में। अब क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, जहां पर कि सेबी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि फंड हर समय इन्वेस्टेड रहेगा मिनिमम 80% लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में, तो यह फंड 80% के अगेंस्ट 90% इसने अपने फंड का इन्वेस्टमेंट कर रखा है लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स में, और सिर्फ 10% इसने किया है मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स में। यह भी फंड की एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी को बताता है कि यह फंड बहुत ज्यादा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, और जिसके चलते यह ओवरवेट है लार्ज कैप कैटेगरी में। क्योंकि इसके पास 20% का तो सेबी ने डिस्कशन दे रखा था कि जहां ये स्मॉल कैप में जा सकते थे, मिड कैप में जा सकते थे, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने सिर्फ यह चॉइस किया, यह चूज किया कि सिर्फ 10% ही हम मिड कैप और स्मॉल कैप में जाएंगे और 90% हम रहेंगे लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स के साथ। अब चर्चा कर लेते हैं इस फंड के रिस्क रेशियोज की और एक्सपेंस रेशियो की। तो जहां तक रिस्क रेशियोज की बात है तो बीटा फंड का थोड़ा सा हाई है। बीटा हमें यह बताता है कि किसी फंड में वोलेटिलिटी कितनी रहेगी, मतलब मार्केट में जितना उतार चढ़ाव होगा उसकी तुलना में फंड में कितना ज्यादा महीने में उतार चढ़ाव होगा। तो बीटा का जहां की बेंचमार्क 1 होता है, जो कि इसके इंडेक्स का बेंचमार्क 1 है, तो उसकी तुलना में तो फंड में वोलेटिलिटी कम है। तो इंडेक्स में जो लार्ज कैप इंडेक्स में जितनी वोलेटिलिटी होगी उसकी तुलना में इसमें स्लाइटली लेस वोलेटिलिटी होगी, क्योंकि इसका बीटा है 0.98। लेकिन अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड्स की एवरेज जो है उसकी तुलना में इसमें थोड़ी सी ज्यादा वोलेटिलिटी आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है, क्योंकि कैटेगरी एवरेज है बीटा का लार्ज कैप फंड्स का 0.94, और जबकि इस फंड का बीटा है 0.98। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है यह फंड अपने कैटेगरी के दूसरे फंड्स की तुलना में। वहीं इसका शार्पे रेशियो अपने कैटेगरी के दूसरे फंड्स की तुलना में बेहतर है, जहां की कैटेगरी एवरेज 0.56, वहीं पर इसका शार्पे रेशियो 0.96। वैसे तो शार्पे रेशियो 1 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन इस फंड का 0.96 ही है, 1 से कम है, लेकिन कैटेगरी के दूसरे फंड्स की तुलना में यह बेहतर कर रहा है इस शार्पे रेशियो के मामले में, जो हमें यह बताता है कि कोई फंड कितना रिस्क लेके आपके लिए रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। और अगर अल्फा की बात करें, जो कि रिटर्न्स को बताता है कि एक फंड कितने अच्छे रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है, अपने बेंचमार्क को बीट कितना अच्छे से कर सकता है, तो यहाँ पर भी बेंचमार्क 1 ही होता है, और इससे ऊपर ही आपका जो फंड रिटर्न जनरेट करके देता है अल्फा, जिसका 1 से ऊपर रहता है, वही अच्छा होता है, और जितना ज्यादा ऊपर रहे उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जहाँ की बेंचमार्क अल्फा 1 इसको मान के चलते हैं, और उसके अगेंस्ट इस फंड का अल्फा है 5.32, जो कि एक बहुत अच्छा अल्फा है, और यह इस बात का काफी हमको एक आइडिया दे सकता है कि यह फंड काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने की क्षमता रखता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वह भी फंड का रीजनेबल लेवल पे है, यह है 0.66%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.89%। तो यहाँ पर भी ये कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, मींस कम खर्चे करके आपके लिए ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है, क्योंकि कैटेगरी एवरेज से हर टाइम फ्रेम में इसके रिटर्न्स अच्छे हैं,
जबकि इसका एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी एवरेज से कम है। एग्जिट लोड की बात करें तो वह है 1% है, लेकिन वो तभी है जब आप विद इन 7 डेज अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करना चाहते हैं। तो इस डिस्कशन के आधार पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुल मिला के एक अच्छा फंड है अपनी कैटेगरी का, और वन ऑफ द बेस्ट फंड है। काफी पुराना फंड है, स्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है, फंड के रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क को और अपने कैटेगरी को। इसके साथ साथ इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है। एग्जिट लोड भी सिर्फ 7 दिन के अंदर अगर आप अपना यूनिट रिडीम करते हैं तभी लगना है, और रिस्क रेशियो भी इसके अच्छे हैं, पर्टिकुलरली अल्फा बहुत अच्छा है, रिटर्न देने की इसकी क्षमता बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के अच्छा फंड जान पड़ता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कम वोलेटिलिटी के साथ लार्ज कैप कैटेगरी के किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल और वोलेटिलिटी टॉलरेंस के लेवल को देखते हुए इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने या ना करने का निर्णय ले सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।